हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेटर होंगे। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। 5th चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने प्रिंसिपल्स के बारे में देखा था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कुछ एक प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस भी किया था। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज इक्विटी। इसके पहले हमने 10 प्रिंसिपल्स कवर अप किए। टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे किन्होंने, हेनरी फ्योल। एंड हेनरी फ्योल इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। क्लियर। तो देखते हैं 11th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, गिवन बाय हूम, हेनरी फ्योल। तो प्रिंसिपल का नाम है क्या, इक्विटी। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हेनरी फ्योल इस प्रिंसिपल के थ्रू। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ मैनेजर शुड ट्रीट हिज एम्प्लॉइज इन जस्ट एंड काइंड मैनर। कि जो मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज को जस्ट एंड काइंड मैनर में ट्रीट करना है। मतलब यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोलना चाहते हैं कि जो मैनेजर है उसे इम्पार्शियल होना चाहिए। यानी कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं, ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर किसी एक एम्प्लॉय के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता हो, साथ ही साथ दूसरे एम्प्लॉय के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करता हो, यानी कि किसी तरह की पार्शियलिटी करता हो। नहीं, जो मैनेजर होना चाहिए वो इम्पार्शियल होना चाहिए। यानी कि सभी एम्प्लॉयज के लिए किसी मैनेजर का जो बिहेवियर है वो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट एंड काइंड मैनर को क्यों यूज किया कि जो हमारा मैनेजर है वो काइंड होगा, साथ ही साथ जो हमारा मैनेजर है वो सही तरीके से डिसीजन ले। अब देखिए बोला इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो मैनेजर होना चाहिए वो सभी से इक्वल वे में बिहेव करे। अब दो एम्प्लॉयज है, दो तरह के एम्प्लॉयज है। एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉय है दैट इज शिरकर बाय नेचर, मतलब जो कामचोर है, काम से बचता है, काम ना करना पड़े, बिना काम के पैसे मिल जाए तो बेटर है। तो क्या इन दोनों एम्प्लॉयज के लिए मैनेजर का जो बिहेवियर है, जो ट्रीटमेंट है वो सेम होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रिंसिपल कहना चाहता है कि मैनेजर शुड बी इम्पार्शियल, साइड बाय साइड। जो मैनेजर का बिहेवियर होगा वो इक्विटेबल होना चाहिए। यानी कि दो अलग अलग तरह के जब पर्सन हैं तो मैनेजर का जो बिहेवियर है उन दो अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज के लिए वो भी कहीं ना कहीं डिफर होना चाहिए। किस तरह से? अगर मैनेजर इक्वली बिहेव करे, वन एम्प्लॉय दैट इज वर्किंग वेरी हार्डली एंड अदर एम्प्लॉय दैट इज शिरकर बाय नेचर, अगर मैनेजर इक्वली ट्रीट करेगा तो जो पर्सन, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा कि क्या मिला मुझे अच्छा काम करके, कुछ भी तो नहीं। सेम ट्रीटमेंट टू बोथ ऑफ द एम्प्लॉयज विल डिस्करेज टू the person or the worker who is working, who is giving his good performance। ठीक है। तो ऐसे में मैनेजर को दोनों पर्सन्स के लिए, दोनों वर्कर्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देना है। जो एम्प्लॉय हमारा, जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारा मैनेजर है उसे एप्रिशिएट करे। ठीक है। वेदर इन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स। मॉनेटरी फॉर्म्स में कैसे उसे बोनस दे दिया जाएगा। ठीक है। डिफरेंशियल वेज पेमेंट सिस्टम हम पढ़ते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर रहा है तो उसका जो वेज रेट होना चाहिए, जो उसे वेजेस मिले वो भी ज्यादा मिलनी चाहिए, मोर देन नॉर्मल मिलना चाहिए। और जो पर्सन की मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम नहीं कर रहा है तो उसका जो वेज रेट मिलना चाहिए वो नॉर्मल रेट से, मतलब जितना डिसाइड किया है उतना ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि दो तरह के हमारे पास वर्कर्स हैं। ठीक है। वन इज हार्ड वर्किंग एंड अदर इज शिरकर बाय नेचर, मतलब कामचोर है। तो दोनों के लिए जो ट्रीटमेंट होगा हमारे मैनेजर का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसे किसी तरह से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि वो ये और अच्छे से काम करे, और इसे किसी तरह से यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन दिया जाना चाहिए। अब मोटिवेशन तो दोनों को दिया जाना चाहिए ताकि दोनों ही मोटिवेट होकर अच्छा काम करें। इसे मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, ताकि ये और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे। और इसे देना चाहिए नेगेटिव मोटिवेशन।
ताकि ये भी किसी तरह से अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनको सामने लेकर आए, यानी कि कामचोर ना बने, काम को सुधारने की कोशिश करें। आए समझ में क्या कहना चाहते हैं प्रिंसिपल हमारा इक्विटी। अब हम देखते हैं क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और क्या इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स होंगे। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं हम सबसे पहले। पहला जो बताया, एम्प्लॉइज रिमेन सेटिस्फाइड। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, मैनेजर का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है दो पीपल के लिए या इम्पार्शियल है, जस्ट इन काइंड मैनर में मैनेजर बिहेव कर रहा है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड बताया, इंक्रीज इन द सेंस ऑफ डिवोशन अमंग सबॉर्डिनेट्स, कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं हमारे, जो वर्कर्स हैं, वो फुल डेडिकेशन से काम करने लगेंगे, उनका एक अटैचमेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि जो अच्छी एम्प्लॉयज हैं उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा रहा है। और थर्ड बताया, स्किल्ड एम्प्लॉयज ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। अब जो स्किल्ड एम्प्लॉयज है वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि जो उन्हें मोटिवेशन दिया जा रहा है, जो उन्हें एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, उसका लेवल क्या हो जाए, बढ़ता चला जाए। नेक्स्ट इज अनस्किल्ड वर्कर्स विल ट्राई टू अचीव सम स्किल्स। अब ऐसे वर्कर्स जो मतलब कि अनस्किल्ड है, जिनके अंदर टैलेंट नहीं है अच्छा काम करने का, वो भी कोशिश करेंगे कि उनके अंदर क्या आ जाए, अच्छे स्किल्स आ जाए, सो दैट दे गेट पॉजिटिव मोटिवेशन। क्लियर। अब वॉयलेटिंग इफेक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्या रहेंगे, डिससेटिस्फाई रहेंगे जब इक्वल बिहेवियर मिल रहा है दोनों एम्प्लॉइज को, एक अच्छा काम कर रहा है और एक बुरा काम कर रहा है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो डिससेटिस्फाई रहेंगे कि क्या फायदा है अच्छा काम करने का। सेकेंड इज स्किल्ड वर्कर्स विल लूज देयर कॉन्फिडेंस। अब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन चला जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अच्छा काम कर लो बुरा काम कर लो कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बुरा काम करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी तरह का कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। क्या अच्छा काम करके उन्हें बोनस मिला, क्या अच्छा काम करके उन्हें प्रमोशन मिला, क्या अच्छा काम करके नहीं अदर मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट उन्हें मिला। अगर नहीं मिला, प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, तो हो सकता है नहीं मिली इस तरह की एप्रिसिएशन उस स्किल्ड वर्कर को, तो उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। वो जो स्किल्ड वर्कर अच्छा काम कर रहा था वो भी धीरे धीरे बैड परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन इज अनस्किल्ड वर्कर्स विल बी केयरलेस। अब जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, और केयरलेस हो जाएंगे। क्या हुआ, बैड परफॉर्मेंस देके कुछ भी तो नहीं, कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कंपनी ने, कंपनी के मैनेजर्स ने, तो वो और ज़्यादा केयरलेस हो जाएंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। तो एक हमारा प्रिंसिपल इक्विटी, जिसमें बताया सबसे पहली बात जो बोली गई कि मैनेजर को इक्वली ट्रीट करना है सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, यानी कि इम्पार्शियल रहना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। ठीक है। सेकंड बताया कि जो मैनेजर का ट्रीटमेंट है दैट वुड बी इक्विटेबल। इक्विटेबल होना चाहिए, जिसमें दो वर्कर्स जिनका अलग अलग बिहेवियर है या अलग अलग काम करने का तरीका है, उनके साथ जो मैनेजर का ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग होना चाहिए। और हमने देखे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब यहाँ पर जो पर्सोनल वर्ड यूज किया गया दैट इज आवर ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कह लें, मैन पावर कह लें। तो पर्सोनल किससे रिलेटेड है, जो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो काम उन्हें दिया है वही काम उन्हें करने दें, यानी कि उस काम के लिए उन्हें स्टेबल रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय जो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई किसी एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया, ठीक है, दैट इज न्यूली अपॉइंटेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वो सही से काम नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं कि हम उसे निकाल दें हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। हमें उसे टाइम देना चाहिए कि टाइम के साथ साथ वो काम करना सीख जाएगा, क्योंकि हमने इतना खर्चा किया है, नए एम्प्लॉय को लेकर आए, उसे रिक्रूट किया, उसे अपॉइंट किया, उसे ट्रेनिंग दिया, तो उसे टाइम दे, वो धीरे धीरे जो काम है वो सही से करने लगेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे निकाल दे ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा कि कोई एम्प्लॉय को जो काम दिया गया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम एंड अगेन उसका काम चेंज नहीं करते रहें। ऐसा करने से क्या होगा कि एक काम जो वो कर रहा था, सही से करने लगा था, फिर हमने उसका काम चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा, नए काम के लिए उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और धीरे धीरे वो नए काम को सीखेगा। तो ये दोनों चीज़ें, या तो हम एम्प्लॉय को काम से हटा दें, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी छुट्टी कर दें, या फिर हम हमारे एम्प्लॉय को का जो काम है वो चेंज कर दें। तो इन दोनों बातों से ही क्या होगा, स्टेबिलिटी खराब होती, स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अब नया काम सिखाने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के लिए खर्चा है, बार बार काम बदलेंगे या बार बार नए एम्प्लॉय लेकर आएंगे तो ट्रेनिंग में खर्चा होगा। तो देखते हैं इसको बुकिश लैंग्वेज में। According to this principle, the employee should not be changed frequently. Employees जो है उनको frequently change नहीं किया जाना चाहिए, because this will increase the expenses of organization. इससे क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के expenses बढ़ेंगे क्योंकि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसके नुकसान क्या है। अगर हम स्टेबिलिटी नहीं बनाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंटली हम चेंज कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे ये प्रूव होगा कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है, वो एम्प्लॉयज़ को हैंडल नहीं कर पाती, किस तरह से नए एम्प्लॉयज़ को काम सिखाया जाए। ठीक है, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का एक कोज बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा। और क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनसिक्योरिटी फील करेंगे, क्या पता कब कंपनी वाले हटा दें, उन्हें काम अच्छा ना लगे और वो कब हटा दें, तो इनसिक्योरिटी फील करेंगे। अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट क्या होगा, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत सी हम डिफिकल्टीज फेस करेंगे, दूसरा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खराब होने लगेगी। ऑल्सो इट बिकम्स हर्डल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हर्डल, रुकावट बन जाएगी। अब देखिए बार बार एम्प्लॉय चेंज कर रहे हैं तो काम करने के लिए एक नया पर्सन आ रहा है, तो उससे क्या होगा, डिले होगा इन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। क्यों, वो पहले काम को सीखेगा, सबसे पहले तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-4 दिन वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर धीरे धीरे वो नया काम सीखेगा। तो इस तरह से अगर पुराने एम्प्लॉय को वही काम दिया जाता और वो साइमल्टेनियसली वही काम करते रहता तो काम कितना इजीली हो जाता और जल्दी हो जाता। अब नए एम्प्लॉय नया है या काम नया है, इन दोनों में से कुछ भी बातें हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्टिविटी परफॉर्म हम करने वाले थे उसे परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में क्या हो जाएगी, हर्डल क्रिएट हो जाएगी, रुकावट पैदा हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन्हें पता है कि हमें काम सीखने में अगर कुछ टाइम लग भी जाता है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन से हटाया नहीं जाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, दे विल फील सिक्योर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंक्रीज इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी अगर हम पर्सोनल में स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय आएंगे वो उन्हें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रख लेंगे। ऐसे में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग। अगर हम स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं तो ट्रेनिंग पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई नई टेक्निक आती है तब हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें बार बार ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स विल बी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स कंपनी। अब जो स्किल्ड वर्कर्स है वो क्या होंगे, कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि उन्हें भी होगा कि हमें भी इस कंपनी में जॉब मिले। या फिर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी में बने रहेंगे, कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे। वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ है वो इनसिक्योर फील करेंगे, क्या पता कब कंपनी को काम ना पसंद आए और हमें निकाल कर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंक दे, तो जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन डिक्लाइन हो जाएगी, कम गड़बड़ा जाएगी। क्यों, क्योंकि सब लोग ही सब लोगों का ये माइंडसेट हो जाएगा कि कौन इस कंपनी में जॉब करे, ये तो
पता ही नहीं कब ऑर्गेनाइजेशन से निकाल कर फेंक देते हैं। नेक्स्ट इज हैवी एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, नया काम, नए एम्प्लॉय, तो बार बार उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। स्किल्ड वर्कर्स भी लेगा कंपनी। जो स्किल्ड वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे ही उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं बाहर अवेलेबल होगी वैसे ही वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो ये नहीं पता कि कब काम ना पसंद आने पे हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना पड़े। तो दैट इज द प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जहाँ पर हेनरी फ्योल ने बताया कि जो पर्सोनल है हमारे, मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनमें हमें स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, प्लस इससे हमारे एम्प्लॉयज़ का भी फायदा है। इसके हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे। आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आया। अब हम जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। हाँ जी, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इनिशिएटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द मैनेजर शुड वेलकम द न्यू आइडियाज प्रेजेंटेड बाय द एम्प्लॉई। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर को जो भी न्यू आइडियाज एम्प्लॉयज प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें वेलकम करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है डूइंग द वर्क in some different manner। क्लियर? इनिशिएटिव क्या है कि काम को जब कुछ अलग तरीके से किया जाए, ठीक है, तो दैट इज इनिशिएटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग के टाइम पर कुछ नए आइडियाज लेकर आते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हो, तो उन आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि उन आइडियाज को प्रेजेंट करने देना चाहिए एम्प्लॉयज को, वेदर टू अडॉप्ट दीज आइडियाज और नोट। अगर मैनेजर्स को अच्छे लगते हैं वो आइडियाज तो वो अडॉप्ट करके देख लें, हो सकता है वाकई उससे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर मैनेजर्स को ऐसा लग रहा है कि ये आइडियाज इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है तो भले ही उसे अडॉप्ट ना करें, लेकिन एम्प्लॉयज को एक बार अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने दिया जाए। जैसे कि अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है, मैनेजर्स डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई एम्प्लॉय अपने कुछ विचार रखता है और सामने से अगर मैनेजर बोल दे कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर तुम्हारी उतनी एबिलिटी नहीं है तो तुम बैठ जाओ, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल डिस्करेज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो कभी अपने आइडियाज लेकर आगे नहीं आएगा, और इससे नुकसान किसका है? कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का। हो सकता है वो कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आता जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप पोजीशन पर पहुंच जाती, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में जो मैनेजर है उसको एम्प्लॉयज़ की जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए। तो लेकिन जो डिसीजन मेकिंग में अपनी आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, वो करेंगे विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज बनाने बैठे टॉप लेवल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को बुलाया, आओ जी अपने आइडियाज़ लेकर आओ कि हम कैसी पॉलिसीज बनाएं। जो डिसिप्लिन है उसके अदा रह करके और जितनी उनकी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग उनकी आइडियाज़ को प्रेजेंट करने की जो उन्हें परमिशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग पावर बढ़ेगी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रिएटिव होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें नई नई करेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अटैच्ड रहेंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी और हो सकता है इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा मिले। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेल्स मैनेजर है, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग हो रही है, सोच रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग किस तरह से की जाए हमारे प्रोडक्ट की। तो एक सेल्समैन ने बोला कि क्या हम इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करें इस बार, तो उसने कुछ अलग आइडिया दिया। तो अगर सेल्स मैनेजर बोल दे कि नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी उतनी एबिलिटी नहीं है, तो प्लीज़ तुम बैठ जाओ, ठीक है, या फिर बीच में मत बोलो, तो ऐसे में वो जो सेल्समैन है कभी दोबारा उठ करके अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो डिस्करेज हो गया, मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा, या फिर हो सकता है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये भी सोच ले कि मेरी तो एबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो अगर सेल्समैन की बात को सुन ले सेल्स मैनेजर कि हाँ बताओ भाई कौन सी टेक्निक है, हो सकता है इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में जो सेल्समैन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आइडियाज़ लेकर आएगा
हो सकता है और नए आइडियाज़ लेकर आए, तो ऐसे में उसकी थिंकिंग पावर बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो हर तरह से हमारे एम्प्लॉय की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव बनाते हैं या उन्हें मौका देते हैं कि दे कैन प्रेजेंट देयर आइडियाज़ या देयर क्रिएटिव आइडियाज़। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स इन क्वालिटी कुछ रिलेटेड टू द प्रिंसिपल इनिशिएटिव। फर्स्ट वन पॉजिटिव इफेक्ट इज इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉइज। नॉर्मली जब हम उन्हें मौका देते हैं कि आप आइए कुछ अपने नए आइडियाज़ को प्रेजेंट कीजिए, हम डिसीजन मेकिंग में हम हो सकता है आपके आइडियाज़ को एडॉप्ट कर लें, तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग पावर बढ़ेगी, वो सोचना शुरू कर देंगे नेक्स्ट टाइम से हम क्या नए आइडियाज़ दें। एक एम्प्लॉय या एक वर्कर का नहीं, नेक्स्ट टाइम सभी वर्कर्स या सभी एम्प्लॉयज़ नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, तो ऐसे में हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है वो और ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मेकिंग के टाइम अगर एम्प्लॉयज़ को चांस दिया जाता है कि दे कैन प्रेजेंट देयर क्रिएटिव आइडियाज़, तो जब हम डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिसीजंस लेने के बाद जब हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लागू करेंगे, तब एम्प्लॉयज़ का हमें पूरा कोऑर्डिनेशन मिलेगा। एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेट करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे। सोचो जब सेल्स मैनेजर ने सेल्समैन की बात नहीं सुनी, तो ऐसे में जब सेल्स मैनेजर अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा, तो क्या वो सेल्समैन सेल्स मैनेजर की बात मान लेगा? नहीं, कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। लेकिन अगर सेल्स मैनेजर सेल्समैन की बात सुन लेता, तो जो सेल्स मैनेजर जो भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करेगा, तो सेल्समैन उसे यानी कि उसे इम्प्लीमेंट करने में कोऑर्डिनेट करेगा कि हाँ ठीक है, ये आइडिया भी सही है, ये टेक्निक भी सही है, या फिर ये डिसीजन भी सही है। तो एम्प्लॉयज़ का हमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मिलेगा जब हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट अमंग एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब अटैचमेंट हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हें लगेगा कि हाँ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। वॉलेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या होंगे अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते? अगर सेल्स मैनेजर बोल देता सेल्समैन को कि यू आर नॉट मच एबल टू प्रेजेंट योर आइडियाज, तो ऐसे में क्या होता? डिक्लाइन इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग पावर कम हो जाएगी, वो सोचना ही बंद कर देंगे। क्या फ़ायदा सोचने का, कौन सा हमारे आइडियाज़ को लेकर चलते हैं। एंड एटमोसफियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, जब डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे ना, लागू करेंगे, तब क्या होगा, वो वही एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयज़ अटैचमेंट, एम्प्लॉयज़ की अटैचमेंट ही नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या सोचेंगे हमने क्या लेना देना, चलने दे जो चलता है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझकर वो काम नहीं करेंगे, वो ये समझ के काम करेंगे हमें हमारे काम के बदले पैसा मिल रहा है बस, और इससे ज़्यादा लेना देना उनका नहीं होगा। और एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं डिक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, या फिर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज एस्प्रिट डी क्रॉप्स। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है एस्प्रिट डी क्रॉप्स। देखिए इस प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल क्या कहना चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किसी ग्रुप में रह कर के काम कर रहे हैं, तो जिस ग्रुप में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस ग्रुप में या फिर उस ग्रुप से रिलेटेड अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उस एम्प्लॉय का। ठीक है, टीम स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, कि मैंने काम नहीं किया, हम सब ने मिलकर काम किया। एंड एक्चुअली इट इज़, कोई भी पर्सन अकेला ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा क्या? नहीं, सब लोग मिलकर करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज शुड हैव अ स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन की स्पिरिट होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए टू दैट ग्रुप इन विच दे वर्क। जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं उस ग्रुप से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, मतलब उस ग्रुप में सब एम्प्लॉयज अपने ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल कहना चाहता है, यूज ऑफ वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। क्या वर्ड यूज किया जाए? वी। अब अगर मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, मैंने बोला कि मैंने कंप्लीट कर दिया काम, मैंने अकेले ने कंप्लीट किया क्या? नहीं, सब लोगों ने मिलकर काम किया तभी काम कंप्लीट हुआ। तो
ये बोलने की बजाय कि आई हैव डन द वर्क, बोलना है कि वी हैव डन द वर्क, हमने किया, मैंने नहीं किया। यूज ऑफ वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। क्लियर? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेसिकली इस प्रिंसिपल में ये बोलना चाहते हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव होगा। स्वीट रिलेशंस, सब में अच्छे रिलेशंस हैं। मोटिवेशन टू वर्क विद टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट आएगा सब में कि काम जो करना है वो टीम में करना है। जो एक टीम के लोग हैं वो आपस में अच्छे से मिलजुल के काम करेंगे, किसी भी तरह के कंफ्लिक्ट उनमें अराइज नहीं होंगे। नेक्स्ट इज बॉयलिटिक इफेक्ट, फिटरनेस इन रिलेशन, रिलेशंस का लाभ होंगे, कड़वाहट आएगी रिलेशंस में। किल्स टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट नहीं रहेगा, किसी का भी, किसी भी एम्प्लॉय का अपने ग्रुप के लिए, यानी कि कुछ भी अपने ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं रखेंगे वो। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में डिफिकल्टीज अराइज होंगी क्योंकि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी क्रॉप्स, दैट टेल्स दैट द एम्प्लॉई शुड मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग द ग्रुप इन विच दे वर्क। क्लियर? 14 प्रिंसिपल्स हमने देखे। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया इन दिस चैप्टर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल में मतलब क्या डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं, आपको इन प्रिंसिपल्स के नेम भी लर्न होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं किन किन प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया इन दिस चैप्टर। हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल हमने देखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये सब आपको याद होंगे, आप भूले नहीं हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। फोर्थ प्रिंसिपल इज जो फोर्थ प्रिंसिपल हमने किया था वो था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ प्रिंसिपल जो हमने किया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ प्रिंसिपल हमने किया था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। सेवेंथ प्रिंसिपल जो हमने किया था दैट वाज फेयर रेम्यूनरेशन। एट्थ प्रिंसिपल जो हमने किया था दैट वाज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और इसका एक और नाम भी बताया था मैंने आपको। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन के नाम से। नाइन्थ जो प्रिंसिपल हमने किया था दैट वाज अ स्केलर चेन। 10th प्रिंसिपल हमने किया था ऑर्डर। और 11th प्रिंसिपल जो कि हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया इक्विटी। 12th वाज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, आज ही डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट 13th प्रिंसिपल वाज इनिशिएटिव। 14th प्रिंसिपल जो हमने किया दैट वाज एस्पिरिट डी क्रॉप्स। तो आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से याद होंगे। आपको याद है कि क्या क्या किस प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था, क्लियर होंगे 14 प्रिंसिपल्स। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हम जल्दी अपने नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे ताकि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो अच्छे से ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। फाइनल्स में इससे क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं, फाइनल एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपने इस चैप्टर को कवर करना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके डाउट्स को, क्वेरीज को हम क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। थैंक यू।